हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर जनवरी 2026 के वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिकी के क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन जो है हम लोग ने वीडियो नंबर 9 में देख चुके हैं। इसमें सभी जनवरी 2026 के जो भी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है वो सारे कवर कर लिए गए हैं। ये इकोनॉमिक्स का जो है वो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखेंगे जनवरी के। कह रहा है क्वेश्चन, भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हाल ही में गठित भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो देखिए, भुगतान नियामक बोर्ड यानी कि पीआरबी, ये हमारा क्या है? भुगतान नियामक बोर्ड। इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत वैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है कि जनवरी 2026 की घोषणा के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 धान यानी कि चावल उत्पादक देश बना है? तो चावल में जो है वो चावल या इसी का जो होता है रफान धान, इसमें ये फर्स्ट हो गया है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे चीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत चावल का पहला उत्पादक बन गया है। कितना उत्पादन किया है? 150.18 मिलियन मिलियन टन मिलियन टन रहा है। और चीन का कितना था? चीन का था 145.28 मिलियन टन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार भारत अब विश्व का नंबर 1 उत्पादक है। क्या है? नंबर 1 उत्पादक देश है। कौन? किसको हरा के? चीन को हरा के। ठीक है, पहले चीन था नंबर 1 पे। 4 जनवरी 2026 को भारत के चीन को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 धान उत्पादक देश बनने की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। वो केंद्रीय मंत्री कौन था? तीनों जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों ही केंद्रीय मंत्री हैं। इसमें से किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो जाहिर सी बात है कि ये चावल से संबंधित था, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कब किया था? तो ये किया था 4 जनवरी 2026 को भारत के शीर्ष उत्पादक बनने की आधिकारिक घोषणा की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को धान उत्पादन में नंबर 1 बनाने में सहायक कार्यक्रम के दौरान आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 उन्नत किस्मों में से कितनी विशेष रूप से अनाज की किस्में शामिल हैं? तो आईसीएआर आईसीएआर ने कुल जो है वो 184 उन्नत यानी कि जो जलवायु के लिए सही रहती हैं किस्में जारी की हैं, जिसमें से 122 इसमें से 122 जो हैं विशेष रूप से अनाज की किस्में हैं। क्या है? विशेष रूप से अनाज है। तो ऑप्शन बी, अनाज की कितनी किस्में हैं यही पूछा गया था, कितने तरीके हैं वैरायटी? तो टोटल आपकी 122 है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल 184 में से ऑप्शन डी नहीं लगाएंगे। ठीक है, टोटल नहीं पूछा, कुल पूछेगा तब हम ऑप्शन डी लगाएंगे। अगर कुल पूछेगा और अनाज की किस्म पूछेगा तो इसमें बी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का अमेरिकी, इसका सही ऑप्शन होगा। मैं समझा देता हूं कैसे है। कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में बोर्ड ऑफ ट्रेड बोर्ड ऑफ ट्रेड ने किस देश द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ
50% तक के कारण भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक में आई कमी पर चिंता व्यक्त की है। तो ये सीधा सा ऑप्शन है इसका कि अमेरिकी है ये। 3 जनवरी 3 जनवरी 2026 को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ने अमेरिकी टैरिफ 50% तक के कारण भारतीय निर्यात की कम होती प्रतिस्पर्धात्मक पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों पर भारत सरकार की सर्वोच्च सलाहकार संस्था बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष कौन होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है वो होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ ट्रेड का पुनर्गठन किस वर्ष व्यापार विकास और संवर्धन परिषद और तत्कालिक बोर्ड ऑफ ट्रेड का विलय करके किया गया है? तो 2019 में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद और तत्कालिक बोर्ड ऑफ ट्रेड का विलय करके इसे पुनर्गठित किया गया है। तो 2019 इसका सही ऑप्शन है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में संरक्षणवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, केवल निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना, आयातित वस्तुओं पर उच्च शुल्क यानी कि टैरिफ या कोटा लगाकर घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, या विदेशी निवेश को आकर्षित करना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी। ठीक है, इसका सही जवाब है सी। संरक्षणवाद एक सरकारी नीति है जिसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य कह लें अपने देश के उद्योग को विदेशी बाजार के खतरों से बचाना होता है, क्योंकि अगर सरकार नहीं बचाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो लुप्त हो जाएगा या फिर वो बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स CBAM पूर्ण रूप से किसने लागू किया? तो ये किसने लागू किया? तो ये लागू किया यूरोपीय संघ ने, EU ने लागू किया। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि यूरोपीय संघ EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के तहत आयातकों को वस्तुओं में निहित कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप क्या खरीदना अनिवार्य होगा? क्या खरीदना अनिवार्य होगा? तो जो देश कमजोर उत्सर्जन मापदंड वाले हैं वहां से आने वाले सामानों पर यह टैक्स लगेगा और इसके लिए आयातकों को CBAM प्रमाण पत्र खरीदने होंगे। ठीक है, क्या खरीदने होंगे? CBAM प्रमाण पत्र जो है वो खरीदने होंगे। यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर टैक्स CBAM के प्रमुख कार्य क्षेत्र में इनमें से किस वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से शामिल नहीं है? मुख्य रूप से शामिल नहीं है तो CBAM मुख्य रूप से उन उद्योगों पर लागू होता है जहां कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, लोहा, इस्पात, हाइड्रोजन और बिजली जो है इनमें सूती वस्त्र इसमें शामिल नहीं है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि शामिल नहीं है, तो इसमें सी जो है वो शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार GNPA का 2.1% पर आना की जानकारी 29 दिसंबर को RBI की किस आधिकारिक रिपोर्ट में
जारी की गई है। तो ये जो जारी की गई है ये ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 24-25 में किया गया है। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वह ऋण या अग्रिम है जिसका ब्याज या मूलधन का भुगतान सामान्यतः कितने से दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा 90 दिन। ठीक है, जब कोई कर्जदार 90 दिन से अधिक समय तक बैंक की ईएमआई नहीं चुकाता है तो उस खाते को एनपीए बोलते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है कि इससे जो है वो परफॉर्मेंस नहीं निकली है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में सकल गैर निष्पादित संपत्ति और शुद्ध एनपीए के बीच मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक अपने लाभ में से डूबते हुए खाते के लिए कुछ हिस्सा अलग रख कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोविजिंग। क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग। ठीक है, कुल पैसे फंसे उसको बोलेंगे जीएनपीए में से इसे घटाने पर शुद्ध एनपीए यानी कि नेट एनपीए जो है वो निकलता है। ठीक है, तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, शुद्ध एनपीए बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद वास्तविक बोझ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि निर्यातक प्रोत्साहन मिशन ईपीएम, ठीक है, कि कुल अवधि क्या है। इसकी कुल अवधि क्या है, निर्यातक प्रोत्साहन मिशन की कुल अवधि क्या है, तो इसकी कुल अवधि जो है वो 6 वर्ष है, 2025 से 2031 तक। 2025 से 2031 तक की जो है वो कुल अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा में भारत के किन दो प्रमुख बंदरगाहों के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। विशेष जोर दिया गया है इसका मतलब है कि मुंबई और मुंद्रा मुंद्रा एयर जो है वो बंदरगाह जो है वो, ठीक है, और मुंबई बंदरगाह, ये दो बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए सुरक्षित किया है जिससे उसने चीन को छोड़कर आरसीईपी के अन्य सभी 14 सदस्यों देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक पहुंच प्राप्त कर ली है। तो वह देश कौन सा है, तो वह है हमारा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एशिया विनिर्माण सूचकांक एएमआई 2026 में 11 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को जो है वो 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 6th पोजीशन जो है उसको मिली है। क्वेश्चन नंबर 38। डिजिटल रुपया यानी जिसको ई रुपया के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2026 में कौन सी नई सुविधा को पूर्णतः लागू करने की घोषणा की है। तो ये एक तरीके से क्या होगा कि चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होगा ऐसा नहीं है, केवल जो है वो शेयर बाजार में निवेश के लिए ऐसा भी नहीं, क्रिप्टो के लिए भी नहीं है, ये बिना इंटरनेट के भी जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकें इसके लिए जो है ये ई रुपया आएगा ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो आज के इस आर्थिकी के
लास्ट वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, जनवरी 2026 के सारी खबरों को कवर करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थ सेतु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।